मॉर्निंग। और बजाज फाइनेंस, सबसे पहले अगर हम नंबर्स देखें तो मुनाफे में 20% की वृद्धि लगभग नंबर आया है 4,700 करोड़ रुपए के आसपास। नेट इंटरेस्ट इनकम 22% बढ़ी है और एयूएम जो है 25% बढ़ा है। तो ये तीन वो मुख्य नंबर हैं जिस पे बाजार फोकस कर रहा है। ऑब्वियसली अगर हम एसेट क्वालिटी की बात करें तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग मूड रहा है इस क्वार्टर में। इनफैक्ट जो ग्रॉस एनपीए है वो 1.03% है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 0.86% था। और नेट एनपीए में भी आपने एक बड़ी वृद्धि देखी है, 0.38 से बढ़ के आधे % पे पहुंच गए हैं। जहां तक कि मैनेजमेंट के कमेंट्री के सवाल है, यहां हमने देखा कि मैनेजमेंट ने ये कहा कि Q2 के बाद वो एयूएम ग्रोथ का अपना गाइडेंस जो है रिव्यू करेंगे, लेकिन जो अंडरटोन था वो ऐसा था कि शायद इसको रिवाइज करके 23-24% करना पड़े, जो पहले 24-25% के आसपास था। तो ऑलमोस्ट एक 1% एयूएम ग्रोथ में कटौती मैनेजमेंट ने की है। इसके अलावा अगर हम एमएसएमईज और ऑटो लोन्स, खास करके 3 व्हीलर्स की बात करें, तो यहां मैनेजमेंट को लगता है कि डिसबर्समेंट्स में भी स्लो डाउन करना पड़ेगा और एसेट क्वालिटी में भी आपको दिक्कत आ रही है। और एसएमईज और एमएसएमईज की बात करें तो यहां कहीं ना कहीं एक स्लो डाउन हो रहा है और मैनेजमेंट चिंतित है एसेट क्वालिटी को लेके। ब्रॉडली अगर हम बात करें तो जो क्रेडिट कॉस्ट Q1 में घटे हैं, उसका पूरा वॉश आउट आपको अगले 2-3 क्वार्टर में होता हुआ नजर पड़ेगा। तो क्लियरली नंबर्स अच्छे होने के बावजूद जो कमेंट्री थी वो फीकी थी और शायद इसीलिए स्टॉक आज प्रेशर में आपको देखने को मिल सकता है। रखिए बजाज फाइनेंस। तो सबसे पहले शुरू करते हैं एम्फेसिस से। नंबर्स ठीक लग रहे हैं। रेवेन्यूज अगर हम बात करें तो 1% की वृद्धि सिक्वेंशियल बेसिस पे। एबिट भी आपको इंप्रूव होता हुआ नजर पड़ा है। हालांकि मुनाफा जो है बिल्कुल ही फ्लैट नोट पे आपको 442 करोड़ रुपए के आसपास नजर पड़ रहा है। डॉलर रेवेन्यू 1.6% ग्रोथ हो रही है और कंपनी ने ये कहा है कि जो टीसीवी यानी डील विंस हैं वो काफ़ी शानदार रही हैं। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई पे टीसीवी आपको पड़ रहा है और यहाँ आपको $760 मिलियन के आसपास फिगर आता हुआ नजर पड़ रहा है। तो कुल मिला के जो 6,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है वो शायद डिसेंट लग रही है और सीसी रेवेन्यू ग्रोथ सिक्वेंशियली 1% आता हुआ नजर पड़ रहा है। इसके बाद हेक्सावेयर की बात करते हैं, जहां रेवेन्यूज में आपको सिक्वेंशियली 2% की वृद्धि और मुनाफे में 16% की वृद्धि देखने को मिल रही है। ऑब्वियसली जो जंप है अगर आप देखें प्रॉफिट में, तो लोअर टैक्सेस के कारण ये आपको मुनाफे में बढ़त देखने को मिल रही है। ब्रॉडली एक स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स आपको हेक्सावेयर में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि थोड़ा बहुत आपको एबिट पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें वन ऑफ है तो मैनेजमेंट की क्लैरिटी इस पे लेनी पड़ेगी। साइंट नंबर्स ठीक हैं। रेवेन्यूज में एक 9% का डिक्लाइन एक्सपेक्टेड लाइंस पे आपने पिछले क्वार्टर देखा भी था। मैनेजमेंट ने कमेंट्री थोड़ी फीकी दी थी और उसके सामने आपने रिएक्शन भी देखा है। और रेवेन्यूज की बात करें तो 9% की गिरावट और मार्जिन्स भी आपको सिक्वेंशियली लगभग 1 परसेंटेज पॉइंट्स गिरते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो फीके नंबर्स साइंट के एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही देखने को मिल रहे हैं। ये नंबर्स की बात करें तो ये बात ऐसी है कि इतना बड़ा इवेंट हो गया, अब नंबर का क्या अचार डालेंगे उस तरीके का है, क्योंकि नंबर्स का कोई लेना देना नहीं है स्टॉक को लेके। प्रॉफिट में 25% की ग्रोथ है, रेवेन्यू में 15% की ग्रोथ है और मार्जिन्स आपको साल दर साल बेसिस पे 1.5% सुधर के 81.5% के आसपास आते हुए नजर पड़ रहे हैं। आरईसी के नंबर्स काफ़ी शानदार है। इनफैक्ट नेट इंटरेस्ट इनकम में 38% की ग्रोथ, मुनाफे में 29% की ग्रोथ, क्योंकि एक इनका जो अकाउंट था वो स्टैंडर्ड हो गया है, एनसीएलटी के बाहर सेटलमेंट हो गया है, जिसके कारण एक पॉजिटिव राइट ऑफ आया है। तो प्रोविजंस ये टाइम कंपनी को करने की ही जरूरत नहीं पड़ी, जिसके कारण आप एक बड़ा बम्प अप एनआईआई और प्रॉफिट्स में देखने को आप दे रहे हैं। और अगर हम बात करें तो कंपनी की डिसबर्समेंट्स भी एक हाई डबल डिजिट में देखने को मिली है। तो ब्रॉडली नंबर्स काफ़ी शानदार हैं और वैल्यूएशन के लिहाज से भी आरईसी एक स्टॉक है जो जनरली ब्रोकरेज के रिडार पे भी होता है। बिल्कुल। दो नंबर्स, सबसे पहले ई क्लर्क्स, इसके यहाँ अगर हम देखें तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट में 27% की ग्रोथ, रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ और मार्जिन शानदार तरीके से साल दर साल बढ़ते हुए नजर पड़ रहे हैं। लगभग 2.5% बढ़े हैं और 23.7% के आसपास ई क्लर्क्स के नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। और इसके अलावा के फिनटेक और यहाँ नंबर्स ठीक हैं। मतलब रेवेन्यूज़ अगर हम बात करें तो 16% की ग्रोथ, 14% की ग्रोथ आपको नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रही है। हालांकि मार्जिन जो है 20 बेसिस पॉइंट्स घटे हैं, लगभग 41.5% के आसपास ये नंबर्स आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो ब्रॉडली स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स ई क्लर्क्स और के फिनटेक दोनों की तरफ से। यूटीआई एएमसी की बात करें तो नेट प्रॉफिट आपको 7% घटता हुआ नजर पड़ रहा है। रेवेन्यू में केवल 3% की ग्रोथ है और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो जो एयूएम ग्रोथ है, आदित्य बिरला एएमसी, यूटीआई एएमसी, ये थोड़ा लैग कर रहे हैं इंडस्ट्री से, जिसके कारण नंबर्स जो हैं वो आपको ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। तो यूटीआई एएमसी थोड़े नंबर्स अगर हम देखें तो वीक हैं।
अगर हम बात करें एथर की तो मुनाफे में 58% का जंप देखने को मिल रहा है, 47 करोड़ के आसपास प्रॉफिट नंबर है, 42% आपको रेवेन्यू में साल दर साल ग्रोथ आता हुआ नजर पड़ रहा है और मार्जिन जो है 24% से बढ़ के 32% हो गए हैं। और कहीं ना कहीं मैनेजमेंट को लगता है जो बैटरी केमिकल्स वो बना रहे हैं उसमें अच्छी खासी आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ब्रॉडली अगर हम बात करें तो यहाँ काफी शानदार प्रदर्शन रहा है और केमिकल पैक में शायद ये सबसे बेहतरीन नंबर अभी तक का देखने को मिल रहा है। पैसा तो बड़ा देना पड़ गया, 1700 करोड़ रुपए का एक सेटलमेंट सन फार्मा ने किया है यूएस एंटी ट्रस्ट बॉडी से। जेनेरिक ड्रग्स जो निर्यात होते हैं सन फार्मा की तरफ से यूएस में, यहाँ प्राइसिंग में जो है गड़बड़ी का केस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी डीओजे ने बहुत साल पहले जो है उसके अंदर इंक्वायरी शुरू की थी। शायद इस पे एक बड़ा इशू हो सकता था भारतीय जेनेरिक कंपनीज का, जहां सन फार्मा ऑब्वियसली एक बड़ा लीड था और ये केस जो है वो सेटल किया गया है। यानी कोई ऐसे कंपनी के ऊपर आरोप नहीं लगे हैं, ना ही कोई आरोप तय हुए हैं या कोई जुर्माना लगा है। ये $200 मिलियन में मामला सेटल हो गया और 1700 करोड़ की एक बड़ी फी सन फार्मा को देनी पड़ेगी, जिसके बाद ये पूरा केस जो है वो सेटल हो जाएगा। एक पॉजिटिव की तरीके से देखा जाएगा, लेकिन ये $200 मिलियन का अमाउंट क्या बड़ा है वो शायद मार्केट आज आपको स्टॉक रिएक्शन में दिखा दे। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो ये बड़ा केस जो है वो अब क्लोजर की तरफ आपको सन फार्मा के लिए दिख रहा है रेडार पे। और पिछले हफ्ते जो जॉइंट वेंचर अनाउंस किया था उसको प्रेस नोट 3 के माध्यम से सरकार ने अप्रूव भी कर दिया। मतलब ये मुझे लगता है सबसे फास्टेस्ट अप्रूवल है। मंथ एंड 30 जून से पहले इनको सबमिट करनी डेडलाइन थी वो डेडलाइन, इसलिए उन्होंने फटाफट फौरी वो रिवीज करके एप्लीकेशन डाली। हाँ, और अप्रूवल भी आ गया आशीष। तो ये पॉजिटिव माना जाएगा क्योंकि 74% जो जॉइंट वेंचर है वो डिक्सन के पास है और लॉन्ग चेयर जो है 26% हिस्सेदारी इसमें रखेगा। थोड़े दिनों पहले ही कंपनी ने कॉन्फ्रेंस कॉल में ये बताया था कि लॉन्ग चेयर के साथ जो जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं इससे मार्जिन सुधरेंगे और आगे जाके जो है ये जेवी जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन है इसमें बहुत बड़ी मदद करेगा। तो ये जेवी है फाइनली ओके हो गया और लॉन्ग चेयर की बहुत बड़ी हिस्ट्री है, काफ़ी सारा ये प्रोडक्ट जो है भारतीय बाजारों में ला सकता है इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में, तो ये भी पॉजिटिव माना जाएगा। एयरलाइंस की बात करें तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर सरप्राइजिंगली बड़ा है। जून एयर ट्रैफिक डेटा अगर आप देखें तो एयर इंडिया का मार्केट शेयर लगभग 60 बेसिस पॉइंट्स बढ़ के 27% के आसपास आया है। हालांकि इंडिगो का मार्केट शेयर हल्का सा गिरा है, 64.5% हुआ है जो 64.6% के आसपास था। तो कोई ऐसी बड़ी नेगेटिव सरप्राइज नहीं है, तो इंडिगो रेडार पर रहेगा। स्पाइसजेट का जो मार्केट शेयर है 2% के नीचे हो गया है, तो शायद यहाँ देखना होगा किस तरीके से स्टॉक रिएक्ट करता है। इंडिगो का जो लोड फैक्टर है ये भी 85% के ऊपर है। रेलटेल को 40 करोड़ का ऑर्डर मिला है, तो ये काउंटर जो है फोकस में रहेगा। बजाज कंज्यूमर की बात करें तो बायबैक अनाउंस किया है 290 रुपये प्रति शेयर में, जबकि प्रमोटर्स यहाँ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। और आखिर में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स 550 से थोड़े ज़्यादा करोड़ के ऑर्डर्स इनको हाथ लगे हैं, तो जुलाई के महीने में नए ऑर्डर फ्लोज के चलते ये भी स्टॉक फोकस में रहेगा। ओके।